नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी अगले आधे घंटे में विश्व की सभी अहम खबरें आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। यूक्रेनी सेना का रूसी नियंत्रण वाले बड़े हिस्से को मुक्त कराने का दावा। पिछले 2 हफ्ते में दक्षिणी हिस्से में करीब 500 वर्ग किलोमीटर छुड़ाने का दावा। रूस ने सेना के पीछे हटने को बताया नीतिगत फैसला। रूस ने खार्किव में की भीषण बमबारी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी प्रमुख ने कहा, जापोरिजिया परमाणु संयंत्र की सुरक्षा के प्रस्ताव पर रूस और यूक्रेन बातचीत के लिए सहमत। डब्ल्यूएचओ ने यूक्रेन में अक्टूबर में संभावित कोरोना वृद्धि की दी चेतावनी। पोलियो का भी अलर्ट। भारत ने चीन में पढ़ाई की योजना बना रहे मेडिकल छात्रों के लिए जारी की एडवाइजरी। विभिन्न चुनौतियों का किया जिक्र। भारतीय छात्रों को नीट यूजी परीक्षा उत्तीर्ण करना और चीन में चिकित्सा अभ्यास लाइसेंस हासिल करना जरूरी। करीब 1 दशक बाद स्वीडन राजनीति में बड़े बदलाव के मुहाने पर। कांटे की टक्कर में दक्षिणपंथी पार्टी को मामूली बढ़त। दक्षिणपंथी गठबंधन ने संसद की 349 में से 176 सीटों पर दर्ज की जीत। किंग चार्ल्स तृतीय ने संसद के दोनों सदनों को किया संबोधित। अपनी दिवंगत मां की परंपरा और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का दोहराया संकल्प। महारानी का पार्थिव शरीर एडिनबर्ग के सेंट जाइल्स कैथेड्रल ले जाया गया। नमस्कार और सबसे पहले बात करते हैं रूस यूक्रेन संकट की। रूस यूक्रेन के बीच 7 महीने से संघर्ष जारी है। इस बीच खार्किव क्षेत्र में पिछले सप्ताह के जवाबी हमले में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस को कड़ी टक्कर देकर उसे बैकफुट पर ला दिया। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि खार्किव में उसके सैनिकों ने रूसी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। चुप्पी साधने के बाद रूस ने भी स्वीकार किया है कि उसकी सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के दक्षिण पूर्व इलाके से पीछे हट चुकी है। हालांकि रूस ने कहा है कि वो कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों को एक रणनीति के तहत छोड़ रहा है। पिछले करीब 200 दिनों से जारी यूक्रेन रूस जंग का रुख अब थोड़ा बदलता दिखाई दे रहा है। यूक्रेनी सेना दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में एक के बाद कई गांव और कस्बों को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाने का दावा कर रही है, तो वहीं रूसी सेना इन इलाकों से पीछे हटने को नीतिगत और रणनीतिक फैसला बता रही है। यूक्रेन ने बड़ा दावा करते हुए दक्षिणी हिस्से से 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक भाग को रूसी नियंत्रण से मुक्त कराने की बात कही है। इससे पहले रविवार को यूक्रेनी सेना ने रूसी कब्जे से करीब 3000 वर्ग किलोमीटर इलाका मुक्त कराने का बड़ा दावा किया था। साथ ही ये भी कहा था कि यूक्रेन पूर्वी हिस्से में तेजी से जवाबी आक्रमण कर रहा है। हम आज कह सकते हैं कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान हमारी सफलता काफी महत्वपूर्ण है। हम 4 किलोमीटर से अधिक अंदर तक घुस चुके हैं। कुछ 500 वर्ग किलोमीटर का इलाका मुक्त कराया है। इससे पहले खबरें आई थी कि पूर्वी खार्किव और दोनेत्स्क में बिजली चली गई है, जिससे लाखों लोगों पर असर पड़ा है। हालांकि खार्किव के मेयर ने बाद में बताया कि बिजली सप्लाई बहाल हो गई है। शनिवार को पूर्वी यूक्रेन में जवाबी हमले के दौरान यूक्रेन की सेना सप्लाई रूट के लिए बेहद अहम इज़ियम और कुपियांस्क शहर में दाखिल हो गई है। इस बीच रूसी सेना ने खार्किव में हमले जारी रखने का दावा किया है। इस हमले में करीब 250 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराने का भी दावा किया गया है। खार्किव क्षेत्र में बड़ा हमला किया गया है। 250 से अधिक सैनिकों की मौत हुई है। 20 से अधिक टुकड़ी के उपकरण तबाह हुए हैं।
रूसी सेना के खिलाफ प्रदर्शन पर राष्ट्रपति पुतिन के दोस्तों में से एक चेचन नेता रमजान कादिरेव ने जमकर गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ साथ रूसी सेना की जमकर आलोचना की है और उन्हें हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अगर आज या कल विशेष सैन्य अभियान के संचालन में बदलाव नहीं किया गया तो मुझे देश के नेतृत्व के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा ताकि उन्हें जमीन पर स्थिति की व्याख्या की जा सके। यूक्रेन ने इस सप्ताह देश के पूर्वी इलाके में अपना जवाबी आक्रमण शुरू किया है। हालांकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की नज़र यूक्रेन की दक्षिणी क्षेत्र पर टिकी थी। ये माना जा रहा था कि यहाँ यूक्रेन खर्सन को मुक्त कराने के लिए आगे बढ़ सकता है। यूक्रेन के एक अधिकारी के मुताबिक पूर्वी क्षेत्र में बढ़त बनाने के साथ साथ यूक्रेन दक्षिण में भी आगे बढ़ रहा है। यह भी माना जा रहा है कि दक्षिणी मोर्चे पर रूस की सेनाओं ने सुरक्षात्मक घेराबंदी कर ली है और अपनी रक्षा पंक्तियों को मजबूत किया है। यहाँ यूक्रेन की सेना को कड़ी टक्कर मिल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ये बाजी पलट रही है या फिर दांव चला जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने सोमवार को कहा कि उन्होंने जापोरिजिया परमाणु संयंत्र में परमाणु सुरक्षा के मद्देनजर यूक्रेन और रूस के साथ वार्ता शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने पिछले सप्ताह यूरोप के 6 रिएक्टर वाले सबसे बड़े परमाणु संयंत्र में निरीक्षकों की एक टीम के नेतृत्व करने का प्रस्ताव रखा था। ग्रॉसी ने कहा कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस संयंत्र या इसके आसपास हमला न करें या फिर गोलीबारी न करने के लिए सहमत हो जाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूक्रेन में अक्टूबर महीने में कोरोना मामलों के चरम पर पहुंचने की आशंका जताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपूर्ति के ज्यादातर संयंत्रों के रूस के नियंत्रण में होने के कारण कोरोना के मामलों में बढ़ने के मद्देनजर ऑक्सीजन की कमी की भी आशंका जताई है। WHO प्रमुख ने साथ ही ये भी चेतावनी जारी की है कि यूक्रेन में रूसी आक्रमण से पोलियो का प्रसार बढ़ सकता है। यूक्रेन में कोविड-19 और पोलियो के टीके की उपलब्धता बेहद कम है। और अब खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। और संसद हमारे लोकतंत्र का जीवंत होने का और प्राण होने का प्रमाण है। ये वक्तव्य बरतानिया हुकूमत के शाह किंग चार्ल्स तृतीय ने देश की संसद में कही। यह महज एक वक्तव्य नहीं है बल्कि लोकशाही और राजशाही के परस्पर सम्मान और सहअस्तित्व का भी अलहदा प्रमाण है। ब्रिटेन की राजशाही का प्रमुख बनने के बाद आज किंग चार्ल्स तृतीय ने जब पहली बार संसद को संबोधित किया तो उन्होंने संवैधानिक सरकार के सिद्धांत को बनाए रखने का संकल्प लिया और संसद ने कहा, गॉड सेव द किंग। सम्राट बनने के बाद पहली बार वेस्टमिंस्टर पहुंचे किंग चार्ल्स तृतीय ने दोनों सदनों को संबोधित किया। चार्ल्स अपनी पत्नी क्वीन कंसोर्ट कैमिला के साथ संसद पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश संसद लोकतंत्र का जीवन और प्राण है। उन्होंने अपनी मां के आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया। जैसा कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मुझे इतिहास का भार महसूस होता है और जो हमें उन महत्वपूर्ण संसदीय परंपराओं की याद दिलाता है जिनके लिए दोनों सदनों के सदस्य हम सभी की बेहतरी के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं। संसद हमारे लोकतंत्र का जीवित और सांस लेने वाला साधन है। समारोह के दौरान वेस्टमिंस्टर हॉल में राष्ट्रगान गॉड सेव द किंग गाया गया। याद रहे कि महारानी के निधन के बाद राष्ट्रगान में बदलाव किया गया है। इससे पहले गॉड सेव द किंग की जगह गॉड सेव द क्वीन गाया जाता था। संसद में आयोजित समारोह के बाद सम्राट क्वीन कंसोर्ट कैमिला के साथ एडिनबर्ग पहुंचे। आधिकारिक रूप से सम्राट बनने के बाद पहली बार स्कॉटलैंड पहुंचे किंग चार्ल्स तृतीय का जोरदार स्वागत किया गया। ब्रिटिश सेना की रॉयल आर्टिलरी ने तोपों की सलामी दी।
किंग चार्ल्स और क्वीन कंसोर्ट कैमिला ने हॉलीवुड पैलेस में दिवंगत महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने आए शुभ चिंतकों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद किंग चार्ल्स और क्वीन कंसोर्ट कैमिला ने हॉलीवुड पैलेस में बगीचे का दौरा किया। महल का यह हिस्सा श्रद्धांजलि संदेश और गुलदस्तों से भरा पड़ा था। इस दौरान सम्राट को पैलेस में ऑनर गार्ड्स दिया गया। इसके बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर जुलूस के रूप में पैलेस ऑफ हॉलीवुड हाउस से सेंट जॉयल्स कैथेड्रल के लिए रवाना हुआ। इस दौरान शाही परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। किंग चार्ल्स अपने भाइयों, बहन और एडिनबर्ग में रॉयल माइल के साथ जुलूस का नेतृत्व किया। जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद दुनिया भर से शोक संदेश और श्रद्धांजलि का सिलसिला जारी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सोमवार को महारानी को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा। तो वहीं ब्रिटेन के राजकुमार हैरी ने सोमवार को अपनी दादी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महारानी एलिजाबेथ के साथ बिताए समय को याद किया। जबकि दुबई के बुर्ज खलीफा को महारानी एलिजाबेथ की छवि और एक ब्रिटिश ध्वज के साथ रोशन किया गया। हांगकांग में भी महारानी एलिजाबेथ को शोक संदेश भेजने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। और करीब 1 दशक बाद स्वीडन की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कांटे की टक्कर में दक्षिणपंथी पार्टी को मामूली बढ़त मिली है। दक्षिणपंथी गठबंधन ने संसद की 349 में से 176 सीटें जीत ली हैं, लेकिन फिलहाल आधिकारिक और अंतिम आंकड़े आना अभी बाकी है। स्वीडन के चुनाव में अपराध और प्रवासी विरोधी जैसे लोकलुभावन मुद्दों को विपक्ष भुनाने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। यूं तो पूरे चुनाव नतीजों के आने में अभी 1-2 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन प्रारंभिक नतीजे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि करीब 1 दशक बाद दक्षिणपंथी पार्टियों का गठबंधन सत्ता की बागडोर संभालने जा रहा है। हालांकि बेहद कड़े मुकाबले में अब तक 95% मतों की गिनती के बाद संसद की 349 सीटों में से 176 सीटों के साथ दक्षिणपंथी समूह आगे चल रहे हैं। मतदान खत्म होने के तुरंत बाद स्वीडन के लोक प्रसारक ने प्रारंभिक एग्जिट पोल में 4 वामपंथी पार्टियों के गठबंधन को मामूली बढ़त के साथ 49.8%, जबकि विपक्षी दलों को 49.2% वोट मिलने का अनुमान जताया था। हालांकि चुनाव नतीजों ने इसे गलत साबित करते हुए दक्षिणपंथी दल को बढ़त दे दी है। मतदाताओं ने अप्रवास, अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे को तरजीह दी और हम ये भी जानते हैं कि सरकारों को मतदाताओं द्वारा दंडित किया जाता है। इसीलिए आमतौर पर एक सरकार को चुनाव में कुछ प्रतिशत अंक खोने की उम्मीद करनी चाहिए। विदेशी डाक मतपत्रों की गिनती अभी बाकी है और ऐतिहासिक रूप से उनका रुझान दक्षिणपंथी पार्टियों के पक्ष में रहा है। इसका मतलब है कि पूर्ण प्रारंभिक नतीजे बुधवार तक ये नहीं रहने वाले हैं। अंतिम परिणाम जो भी हो, दक्षिणपंथी स्वीडन डेमोक्रेट्स को महत्वपूर्ण लाभ मिला है। सोशल डेमोक्रेट्स के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। हालांकि पार्टी के नेता जिमी एक्सन के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है। भले ही ये दक्षिणपंथी पार्टी सीट जीतने में दूसरे नंबर पर हो, लेकिन इसके बजाय तीसरे नंबर की पार्टी मॉडरेट के नेता उल्फ क्रिस्टन के प्रधानमंत्री बनने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बेहद चिंता की बात है। मुझे उनका लहजा पसंद नहीं है। वे एकीकरण और आवर्जन के बारे में कैसे बातें करते हैं और मुझे डर है कि वे सभी पार्टियों को दक्षिणपंथ की ओर मोड़ रहे हैं। भले ही दक्षिणपंथी पार्टियों की सरकार बनती दिखाई दे रही हो, लेकिन मैग्लेडे एंडरसन की सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी का सबसे बड़े दल के रूप में उभरना निश्चित है। प्रवासी विरोधी दल स्वीडन डेमोक्रेट्स दूसरे स्थान पर आता दिखाई ददे रहा है। 1980 के दशक के अंत में एक नव नाजी आंदोलन से जन्मी अप्रवासी विरोधी स्वीडन डेमोक्रेट्स 2010 में 5.7% वोट के साथ संसद में प्रवेश किया था। वोट प्रतिशत में बड़ी वृद्धि दर्ज करते हुए 2018 के चुनाव में ये आंकड़ा 17.5% तक पहुंच गया। माना जा रहा है कि इस बार इसे 20% से अधिक वोट मिल सकते हैं। मॉडरेट पार्टी के नेता उल्फ क्रिस्टन ने डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत शुरू करके 2019 में स्वीडन की राजनीति में
एक बड़े बदलाव का आगाज किया था। लंबे समय तक यहाँ की सियासत में डेमोक्रेट्स को अछूत माना जाता था। एंडरसन की सोशल डेमोक्रेट्स 2014 से स्वीडन पर शासन कर रही है और 1930 के दशक से देश की राजनीतिक परिदृश्य पर हावी है। खबरें एशिया महाद्वीप से। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा समाप्त की है। उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और क्राउन प्रिंस को जल्द से जल्द भारत आने का निमंत्रण भी दिया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री ने रियाद में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात की और भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने ट्वीट करके सऊदी अरब यात्रा को यादगार बताया है। सिंगापुर विदेशी कर्मचारियों को आकर्षित करने और श्रम बाजारों को मजबूती देना चाहता है। सिंगापुर के जनशक्ति मंत्री टेन सी लिंग ने सोमवार को संसद को आश्वासन दिया कि दुनिया भर की उच्च प्रतिभाओं को देश आने की सुरक्षा का उपाय करते हुए वर्क वीज़ा जारी किया जाएगा। नए वर्क पास के तहत नौकरी हासिल करने के लिए उच्च आकर्षक और उच्च प्राप्तकर्ताओं को देश में रहने की अनुमति दी जाएगी। टेन ने प्रतिभा के वैश्विक केंद्र के रूप में सिंगापुर को मजबूत करने पर एक बयान भी दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए नई योजनाओं और स्थानीय प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए नए प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका ने गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को सहायता देने की घोषणा की है। यूएसएड के प्रमुख ने श्रीलंका के लिए $60 मिलियन के सहायता पैकेज की घोषणा की है। यूएसएड की प्रमुख सामंथा पवार ने कहा कि देश के गहरे वित्तीय संकट से निपटने के लिए उर्वरक आयात के लिए $40 मिलियन और मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए $20 मिलियन की सहायता दी जा रही है। श्रीलंका का दौरा कर यूएसएड की प्रमुख सामंथा पावर ने कहा कि अमेरिका श्रीलंका की ज़रूरत की घड़ी में उसके साथ खड़ा है। श्रीलंका पिछले कुछ महीने से गहरे वित्तीय और ईंधन संकट से जूझ रहा है। विदेशी मुद्रा के किल्लत से श्रीलंका अपनी ज़रूरत के सामान की खरीदारी भी नहीं कर पा रहा है। और अब खबरें अमेरिकी महाद्वीप से। संयुक्त राष्ट्र की एक ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया भर में 5 लाख लोग गुलामी के किसी न किसी रूप में कैद हैं। इनमें जबरन मजदूरी से लेकर ज़बरदस्ती कराई गई शादी में फंसी महिलाएं भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने कहा है कि अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर लोगों की संख्या हाल के वर्षों में बढ़कर लगभग 27.6 मिलियन हो गई है। इनमें से 3.3 मिलियन से अधिक बच्चे हैं और 22 मिलियन जबरन विवाह किए गए शामिल हैं। वर्ष 2017 की अंतिम गणना में ये संख्या लगभग 2.7 मिलियन बढ़ी है। और अब आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। और दुनिया भर में महारानी विक्टोरिया या महारानी एलिजाबेथ कहा जाना व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व का बोध कराता था। ऐसे ही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का करिश्माई व्यक्तित्व था। आइए आपको रूबरू कराते हैं उनके अलहदा व्यक्तित्व से। कूटनीतिक परिधान, बेशकीमती गहने, बोल्ड ब्लॉक कलर्स, पर्ल से लेकर ट्वीट तक, हेडस्कार्फ से लेकर हैंडबैग तक, ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने अनोखे वार्डरोब और स्टाइल के लिए जानी जाती थीं। शाही घराने से जुड़े डिजाइनर भले ही ये कहें कि महारानी फैशन का नया चलन चलाने के लिए नहीं है, महारानी फैशन से परे हैं, फिर भी उनके हर फैशन पर खूब चर्चा होती थी।
एलिजाबेथ का खास स्टाइल उनकी ताजपोशी के वक्त से ही शुरू हुआ था, जो अंतिम समय तक जारी रहा। पिछले 7 दशकों में महारानी एलिजाबेथ का स्टाइल एक जैसा ही रहा है। 20वीं सदी की युवा एलिजाबेथ या 96 वर्ष की महारानी, वो हमेशा एक सी शानदार दिखती रही है। कहा जाता है कि महारानी एलिजाबेथ ऐसी महिला है जिनकी दुनिया में सबसे ज्यादा तस्वीरें खींची गई हैं। शासन काल की शुरुआत में महारानी के आउटलुक शाही डिजाइनरों हार्डी एमीज और नॉर्मन हॉटनेल द्वारा बनाए गए थे। उन्होंने ही उनकी शादी और राज्याभिषेक का गाउन बनाया था। बाद के सालों में निजी सहायक, सलाहकार और क्यूरेटर एंजेला केली उनके वार्डरोब डिजाइन करती थी। महारानी की शैली बेहद अनूठी थी। उन्होंने लगातार अपनी अलग शैली विकसित की। मेरे समेत बहुत से लोगों का मानना है कि उनकी शैली हमेशा एक जैसी रही, क्योंकि उन्होंने हमेशा निरंतरता को बनाए रखा। महारानी के पहनावे के कुछ नियम ऐसे थे जिनका हमेशा पालन किया जाता रहा। जैसे उनकी सैंडल्स की हील 2 इंच से ज्यादा नहीं होती थी। उनकी स्कर्ट घुटनों से नीचे तक होती थी। स्कर्ट के फ्रिल इतने भारी होते थे कि हवा के तेज झोंके से उड़ न जाएं। उनके सिर पर या तो हैट होती थी या फिर स्कार्फ या मुकुट। हैट का रंग हमेशा भड़कीला ही होता था। महारानी काले रंग को पहनने के लिए मशहूर थी। इस रंग को पहने हुए कई बार दिखती थी। इससे वो भीड़ से अलग दिखती थी। महारानी के पहनावे का सबसे अहम पहलू था उनका हैंडबैग। महारानी के लिए बैग ब्रिटिश कंपनी लॉनर तैयार करती थी। ऐसी चर्चा है कि उनके पास इस कंपनी के 200 से अधिक बैग थे। उनके बैग में क्या होता था, ये हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। कहा जाता है कि चर्च में देने के लिए रविवार के दिन उनके बैग में 5 पाउंड का नोट जरूर होता था। ये भी कहा जाता है कि अपने पोते पोतियों और दूसरे रिश्तेदारों से बात करने के लिए बैग में मोबाइल भी रखा जाता था। बैग के कहाँ रखे होने के मतलब और मायने थे। कहा जाता है कि जब महारानी डिनर टेबल पर अपना हैंडबैग रखती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अब वो इस काम को खत्म करना चाहती है। मौके के हिसाब से महारानी कई बार शाही लिबास में भी नजर आई हैं। उनके लंबे गाउन, चमचमाते गहने और सिर पर मुकुट शाहना अंदाज पेश करते हैं। कुल मिलाकर महारानी एलिजाबेथ अपनी पोशाक और अपने पहनावे से जादू जगाती थीं। वो जादू उम्र के अंतिम समय तक बरकरार रहा। जादुई और करिश्माई व्यक्तित्व था महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।